नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित 9 सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को शपथ दिलाई। जयशंकर ने अंग्रेजी में शपथ ली। राज्यसभा सांसद के रूप में ये उनका दूसरा कार्यकाल है। वो पहली बार वर्ष 2019 में निर्वाचित हुए थे। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने उनको शपथ दिलाई है। बता दें कि अंग्रेजी में एस जयशंकर ने शपथ ली है। उनका दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने शपथ ली है। एस जयशंकर। I, Subramaniam Jayashankar, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. और बीजेपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आज अलीगढ़ में दिग्गज जुटे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं दिल्ली से पिछड़ों के लिए काम करने वाले बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं। वो वक्त था जब राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा था। लोगों ने दबाव बनाया कि गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाना चाहिए। उस वक्त बाबूजी ने बड़ा निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा। आज जब हम सब उन्हें हिंदू गौरव दिवस के रूप में स्मरण कर रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके द्वारा प्रदेश के विकास, विरासत के सम्मान और भारत की राष्ट्रीयता के लिए किए गए प्रयासों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन का माहौल किस प्रकार से बनना चाहिए। सन 1991 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। और आज के इस विशाल जनसागर में भारत के यशस्वी गृह मंत्री, जिनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए और माननीय बाबूजी के मार्गदर्शन में 2014 में 73 लोकसभा सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया गया। मैं आज अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। जरा खड़े होकर के तालियां बजा करके जोर से स्वागत करने का काम करिए सब लोग। याद करिए 1992 जब बाबूजी कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय राजनीति में नहीं था, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही था। लेकिन अगर श्री राम के लिए त्रेता युग में भरत जी ने सत्ता का त्याग किया था, तो कलयुग में 1992 में श्री रामलला के मंदिर के लिए बाबूजी कल्याण सिंह ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी न्यौछावर करने का काम किया। बाबूजी की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के
सिपाही के नाते प्रदेश की सरकार ही नहीं कुर्बानी दी, साथ में कहा कि भगवान रामलला के लिए अगर मुझे 100 बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्याग देना पड़े तो मैं तैयार हूं। बाबूजी ने प्रदेश में लोगों को जोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को कोने कोने में लेके जाने का काम किया। बाबूजी की याददाश्त हम सबको प्रेरणा देती है, हम सबको और उत्साह देती है। बाबूजी के मार्गदर्शन में माननीय अमित शाह जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को जोड़ा था, उत्तर प्रदेश का पूरा आशीर्वाद मिला था। मेरा विश्वास है आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम प्रधानमंत्री मोदी जी के झोली में डालकर उनको पुनः एक बार पूर्ण बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधान सेवक बनाएंगे, जो प्रधानमंत्री के पद को एक सेवा और गरीब कल्याण का माध्यम मानते हैं, जिन्होंने पीड़ा उठाया है कि आगे आने वाले दिनों में अमृत काल में भारत विश्व शक्ति बनेगा, एक विकसित देश बनेगा। ऐसे अवसर पर हम सबसे दे बाबूजी को याद करके उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके जो अधूरे काम हैं, उनको पूरा करने का संकल्प लेते हैं। और खुशी की बात है सदैव बाबूजी ने जिस राम मंदिर के लिए अपनी सरकार को न्यौछावर करने का काम किया था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वो सपना बाबूजी का पूरा हो रहा है। ऐसे अवसर पर बहुत अधिक बात न करते हुए पुनः मैं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम। समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। वकील के वेश में आए आकाश तैनी नाम के शख्स ने ये जूता स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका। मौके पर मौजूद सपा और मौर्य समर्थकों ने हमलावर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग आरोपी शख्स को लात घूंसों और बेल्ट के साथ पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर किस तरीके से कार्यकर्ता उनको पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे में पुलिस उनको बचा के ले जाती हुए दिखाई दे रही है और तीसरी तस्वीर में उनसे सवाल किया जा रहा आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो देखिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ओबीसी सम्मेलन था, उस दौरान उनके ऊपर जूता फेंका गया जिसके बाद से उनके समर्थक वहीं थे। उन्होंने एक शख्स को पकड़ा और जमकर इनके ऊपर लात घूंसे बजाए। दुखद है और ऐसी घटना किसी भी लीडर के साथ नहीं होनी चाहिए। और अगर ये घटना हो रही है तो कोई ये आज के नेता नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। एक इनका पॉलिटिकल कैरियर लंबा है, एक इनके विचार है, इनकी एक बात है जो अपनी रखते हैं अपने समाज के लोगों के बीच में। अगर कोई बात है तो आखिरकार ये कहाँ का तरीका है? तो वही मैंने सवाल पूछा है। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, क्या लीडर्स को अपमानित करने के लिए ये जीरो टॉलरेंस किसके आप और हम किसके आंकड़े माने? जो सरकार एक कंपनी को हायर कर करके अपने झूठ को सच बनाना चाहती है, क्या उस कंपनी को 300 करोड़ रुपए नहीं दिए? जो वो कंपनी बताएगी उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या मीडिया को बड़े बड़े पैकेज नहीं दिए जा रहे हैं? तो वो नंबर 1 तो इसलिए हैं कि वो मीडिया को नंबर 1 दे रहे हैं। नंबर 1 वो तो इसलिए हैं कि वो जो दुनिया का जो नंबर 1 देश है उसको 300 करोड़ दे रहे हैं उस कंपनी को।
तो नंबर 1 तो है ही, किसने मना किया नंबर 1 नहीं है? राष्ट्रीय और फिर योगी जी तो वैसे ही नंबर 1 है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस तरह वो नंबर किस चीज का 1 है तो ये आप बेहतर जानते हो। राष्ट्रीय देखा जाए कि आप काफी समय से कभी गौरी गणेश से स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पीढ़ी करते थे, कभी जो है उसके बाद रामचरितमानस से गोस्वामी जी पे, और तमाम हिंदू समाज को हमेशा जो कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से इन्होंने एक हिंदू समाज के लिए सुपारी दे रखा है सिर्फ वो करने के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं, जो हमारे इससे पूर्व बीजेपी के माननीय जो पदाधिकारी हैं वो बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। देखिए, ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने फिल्म करवाई हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखनऊ के लोक भवन में विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर सूक्ष्म उद्यम इकाइयों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसके बावजूद निवेशक यहां आना नहीं चाहते थे, लोग यहां आने से डरते थे। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर लोगों में भय पैदा होता था, पर नीति आयोग और आरबीआई की रिपोर्ट देखें तो पता चलेगा कि 6 वर्षों में यूपी देश का सर्वाधिक निवेश वाला राज्य बन गया है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रह गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व तो है ही, साथ साथ उस मार्गदर्शन और नेतृत्व से प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना के साथ जोड़ करके अपने प्रत्येक जितने भी हमारे इन्वेस्टर पार्टनर थे, उन सभी इन्वेस्टर पार्टनर्स को सुरक्षा को जो विश्वास दिलाया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में देश और दुनिया के सामने जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, और यह भी सही था कि सबसे बड़ी आबादी थी, लेकिन आज से 6 वर्ष पहले यह बीमारू प्रदेश भी था। कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों में भय पैदा होता था। लेकिन आपने पिछले 1 सप्ताह के अंदर रिजर्व बैंक की, नीति आयोग की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट क्या बताती है? उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मध्य प्रदेश रोजगार मेले में 5,580 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चरित्र की भूमिका देश के विकास के लिए बेहद अहम है। नवनियुक्त साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं। एनईपी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष फाइल होने वाली इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या भी
दूसरा महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की औसतन आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। आईटीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जो औसत आय एवरेज इनकम करीब 4 लाख रुपये थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपये हो गई है। देश के नागरिक ईमानदारी से अपना टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उसके टैक्स की पाई पाई देश के विकास में खर्च की जा रही है। देश का नागरिक वो दिन भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था। गरीब का हक उस तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। और राजधानी दिल्ली में सोमवार को आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक कार्यक्रम अस्मिता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत करते हुए कहा कि एक महिला पुरुष के बिना भी रह सकती है, संघर्ष कर सकती है, प्रगति कर सकती है और दुनिया को दिखा सकती है कि आपने ये साबित कर दिया है। महिलाओं की प्रगति हमारे समाज और देश में बहुत महत्व रखती है। जन्म देने की क्षमता केवल नारी से ही है। नारी में नेतृत्व देने का क्षमता भी है। ये विश्वास सभी बहनों में होना चाहिए। नारीत्व में नेतृत्व समाहित है। नारी में शक्ति दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति समाहित है। उसी इच्छा शक्ति के बल पे नारी कदम पर कदम आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये नारी का ये बढ़ना देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए आज देश में शायद आधा आबादी नारियां हैं। आज देश इकोनॉमिकली 5th पोजीशन है। हम स्वप्न देखते हैं इकोनॉमिकली नंबर 1 भारत नंबर 1 बने, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ अधिकांश बहनें किसी न किसी के धर्मपत्नी के रूप में उपस्थित है। ये अच्छी बात है। आवास की स्थापना ही सैनिकों की धर्म पत्नियों की प्रतिभा के सकारात्मक उपयोग के उद्देश्य से ही बनाया गया है। लेकिन आप सब बहनों की अपनी अलग अस्मिता भी है। शिव और शक्ति का सृष्टि के निर्माण और विकास में समान और समग्र सहयोग है। नारी और पुरुष एक रक्त के 2 पहिया है, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ बिना पुरुष के नारी एक पहिया से भी और खड़े हो सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाबालिग से रेप के आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस भी डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची है। माना जा रहा है कि जल्द ही डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप का आरोप लगा है। उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही है। और शाम 5 बजे तक मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मैं पुलिस से वो करूंगा, अपील करूंगा कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। राजधानी दिल्ली में जगह जगह अतिक्रमण अभियान जारी है। इस बीच गीता कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया और करीब 20 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अतिक्रमण रोधी अभियान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। बता दें कि यहां अभियान चलाया जा रहा था, वहां पुलिस हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रही थी ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल के घर की ई नीलामी के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा। मामले पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल देश को पता चला कि उनका घर नीलाम होने वाला है और 24 घंटे के भीतर नीलामी का नोटिस भी वापस ले लिया गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि कल दोपहर को देश को पता चला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीजेपी सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई नीलामी के लिए रखा है क्योंकि उनके बैंक का 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाया है। आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है। आश्चर्य है कि इस तकनीकी कारणों का कारण क्या है। और एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में 17 खिलाड़ियों की भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। टीम इंडिया के केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई, जो एक बड़ी खबर है। वहीं तिलक वर्मा के रूप में एक्स फैक्टर को टीम में शामिल किया गया है। इस एशियाई टूर्नामेंट में भारत कुल 3 स्पिनर्स के साथ उतारेगा। कुलदीप यादव के साथ रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को मौका मिला है। वहीं युजवेंद्र चहल का पत्ता कट गया है। भारत ने अपने स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह समेत 4 तेज गेंदबाज चुने हैं। वहीं हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर तेज बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे। संजू सैमसन को बतौर बैकअप चुना गया है। प्रयागराज के हंडिया विधानसभा से सपा विधायक हकीम लाल बिंद को जान से मारने की धमकी मिली है, जहां जगत पटेल नाम के युवक पर धमकी और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि विधायक ने जगत पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस विधायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्यार के लिए अब देश विदेश की लड़कियां भारत लड़कों से शादी करने के लिए भारतीय परंपरा को अपना रही है, जहां सीमा हैदर के बाद शाहजहांपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुवाया से सुखजीत ने दक्षिण कोरियाई लड़की किम बो ने शादी कर ली है। गांव उदना निवासी सुखजीत सिंह 6 साल पहले काम के सिलसिले में दक्षिण कोरिया गए थे, जहां काम करने के दौरान सुखजीत को किम बो नी से प्यार हो गया, जिसके बाद 18 अगस्त को पुवाया के गुरुद्वारे नानक बाग में दोनों की सिख रीति रिवाजों से शादी हुई है। पटियाला के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलवीर ने त्रिपुरी इलाके के रहने वाले लोगों के साथ कैलाश भवन एक मीटिंग की। तो वहीं कैबिनेट मंत्री की तरफ से लोगों को आ रही मुश्किलों को जल्द पूरा करने का वादा भी किया गया है। डॉक्टर बलवीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन में वादे किए थे वो जल्द पूरे किए जाएंगे। साथ ही कहा है कि अभी हमारी सरकार को 1.25 साल हुए हैं, मगर जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से लोगों को आश्वासन दिए गए हैं वो जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। हमारी तरफ से पटियाला शहर में लगभग 50 से ऊपर मोहल्ले में क्लिनिक खोले गए हैं और जो भी मुश्किलें लोगों की है उसे बहुत जल्द दूर कर दिए जाएंगे। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में एक युवक की घर में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई, जहां शव 2 दिन बाद सड़ी गली हालत में घर के अंदर ही पड़ा मिला। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
बदायूं दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम में एक युवक की टूटी पड़ी हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से मौत हो गई, जहां मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन की सूचना पर उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी देर तक समझाने बुझाने पर भी ग्रामीण नहीं माने और विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई पड़े रहे। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।